2 पार्टिकल्स आर इक्वल मास 5 ग्राम ईच एंड अपोजिट, ठीक है, एंड 4 × 10⁻⁴ दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन दैम, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर। देखो 68 की तरह 69 नंबर क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा अंदर नहीं है। ये भी क्यू चार्ज है, ये 4 × 10 की पावर Q1 बोल दो, इसको 10 की पावर कितना है -5 कूलाम है, और यहाँ Q2 कितना है 10 की पावर माइनस है, ये 4 × 10 की पावर -5 कूलाम है, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना इनिशियली 1 मीटर है, ये है इनिशियल डिस्टेंस। कुछ देर बाद क्या हो जाता है, फाइनली ये दोनों एक दूसरे को करीब आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। चलो ठीक है, एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ही, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि अब डिस्टेंस आधा हो गया, पहले लॉन्ग डिस्टेंस था अब शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। Q1 Q2 है। क्वेश्चन नंबर 68 जैसे सॉल्व किए थे उसी तरह 69 भी सॉल्व होगा, ठीक है। 68 सॉल्व किए थे जैसे उसे 69 होगा। तो देखते क्या करेंगे, यहाँ पर भी कोई फोर्स एक्सटर्नल काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है सारा का सारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है जो आपस में एक दूसरे के द्वारा जनरेट किया गया है, वो सब है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या हो रहा है, सेकेंड चीज़ हो रहा है कि सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए मोमेंटम भी सेम ही होगा, ठीक है, मोमेंटम भी क्या होगा सेम होगा। तो इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली ये भी इनिशियली रेस्ट में था, सब कुछ इनिशियली सब कुछ क्या था सिस्टम रेस्ट में था, तो सब इसका भी स्पीड 0 इसका स्पीड 0। तो क्या कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम लिख रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी पॉइंट पे। तो मैं क्या लिखता हूँ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था 0 था। अभी मैं ये इसके तरफ जा रहा है और ये भी इसके तरफ जा रहा है, तो ये मानता हूँ V1 से जा रहा है इसके तरफ, और ये किधर जा रहा है इसे V2 से जा रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो MV1। तो यदि मैं इधर को पॉजिटिव मान लूँ इधर को निगेटिव मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा MV1 I कैप, तो दूसरा क्या हो जाएगा MV2 माइनस I कैप हो जाएगा, ठीक है, माइनस I कैप हो जाएगा। यदि मैं इस साइड को पॉजिटिव मान लूँ तो I कैप दे दिया, और इस साइड से आने वाले को माइनस I कैप बोल दिया, तो MV2 माइनस I कैप। तो इस तरह से मास तो सेम ही है दोनों का, तो MV1 और ये हो जाएगा MV2, ठीक है, मास सेम है। तो इस तरह से V1 और V2 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अच्छा V1 V2 बराबर हो जाएंगे, I कैप माइनस I कैप लगा ही दिए, तो फिर V1 के ऊपर वेक्टर लगाने का कोई मतलब नहीं है। I कैप J कैप लगा दी, इसका मतलब है कि सब कुछ उसी फॉर्म में हो गया। तो MV1 I कैप है, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो प्लस MV2, तो M से M कट गया V1 V2। इसका मतलब है कि ये जिस स्पीड से जा रहा है वही स्पीड से ये भी आ रहा है, बस डायरेक्शन एक दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से V1 V2 क्या है बराबर है, V1 और V2 बराबर है। मास तो सेम ही है, तो सब दोनों के लिए M ही है, इसके लिए भी M ही मास है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हो जाता है 50 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगा, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या लिखूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमेशा क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा। अब हम क्या करते हैं KT टोटल एनर्जी इक्वल्स टू KE प्लस PE लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे टोटल एनर्जी KE प्लस PE लिखते हैं, तो इस केस में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है वो बताओ। इनिशियली सब कुछ क्या था सिस्टम रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी PI, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं बोल दूँ R, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा R/2, क्योंकि अब डिस्टेंस R = 1 मीटर था, अब R/2 है, मतलब 1/2 मतलब 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लिखूंगा K Q1 Q2/R, ठीक है। अब बाद में क्या लिखूँ, अच्छा तो टोटल एनर्जी क्या लिखूंगा, टोटल एनर्जी I क्या लिखूंगा सबका वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 0,
पोटेंशियल एनर्जी कितना के, अच्छा के है एक Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये हमारा टोटल एनर्जी इनिशियल हो गया, ठीक है। जब Q1 Q2 का वैल्यू देंगे तो उसका साइन भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि साइन नहीं दे रहे हैं तो जो सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है, जब हम विशेष तौर पे बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के लिए साइन का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, तो साइन देना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस है, माइनस तो माइनस। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी उसके लिए साइन का मतलब केवल इतना है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो है ही काम का। अब मैं क्या लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब एक दूसरे पर ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम का स्पीड था, जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तब भी उसके लिए V1 V2 सेम ही होगा, बराबरी होगा दोनों का स्पीड। तो ये V1 से मानते आ रहा है और ये भी क्या है V2 से आ रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मास दे रखा है, हाँ मास तो दे ही रखा है। तो mv1 v2 बराबर है, हम तो पता कैसे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम का था तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, v1 v2 के बराबर होगा। तो लिख सकता हूँ हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर। तो इस तरह हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो mv1 स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, तो वो हो जाएगा के Q1 Q2। डिस्टेंस कितना है r/2, जिसको मैं 50 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, r को क्या बोलता हूँ मैं 1 मीटर। तब ये डिस्टेंस कितना है r/2, तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2k Q1 Q2 बाय r, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं, जब भी इसमें वैल्यू लिखूंगा तो प्लस माइनस के साथ लिखूंगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी लिखने वक्त मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी फाइनल, क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये सब कुछ लिख दूंगा mv1 का स्क्वायर प्लस 2k Q1 Q2 बाय r, ठीक है। टोटल एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, टोटल इनिशियल इक्वल्स टोटल एनर्जी फाइनल। तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, क्योंकि सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो सबका वैल्यू लिख देते हैं। इनिशियल क्या है के Q1 Q2 बाय r, फाइनल क्या है mv1 स्क्वायर प्लस 2k Q1 Q2 बाय r। तो ये प्लस 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 2k Q1 Q2 आ रहा है, ये प्लस 2k1 Q2 इधर आएगा तो माइनस रहेगा, तो माइनस k Q1 Q2 बाय r इक्वल्स टू mv1 का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 2k1 Q2 r इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, mv1 स्क्वायर घट जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबका वैल्यू लिखना चाहता हूँ। तो सबका वैल्यू लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड में इस वाले पार्ट को मैं मिटा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो रहा है तो मैं इस वाले पार्ट को मिटाना चाहता हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ तक आए। तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो कैलकुलेशन का पार्ट जो भी है, और कहीं दिक्कत हो तो रिवर्स आके चेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना पार्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रहा, माइनस के की जगह दे सकता हूँ 9 × 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है, नहीं ऐसे नहीं लिखता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिखना ठीक रहेगा कि माइनस लिखता हूँ और के Q1 Q2 बाय r mv1 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस के का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना है 4 × 10 की पावर -5, ठीक है। Q2 का वैल्यू कितना है, माइनस है, -4 × 10 की पावर -5 कूलाम। mv1 स्क्वायर, m मास कितना है, m मास क्वेश्चन में दे रखा है 5 ग्राम है, m मास कितना है 5 ग्राम है, ठीक है। तो इसको 5 ग्राम में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो पाएगा। और v1 का स्क्वायर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 की पावर 9 और 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 चौके 144 और 1000 इधर आ जाएगा। तो ये 1 मिनट इसको लिख लेता हूँ 144 और 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 -10 और 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 और ये 5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू v1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो क्या कर सकता हूँ मैं, इधर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ठीक रहेगा। अच्छा काट देता हूँ, ये 200 हो जाएगा। तो V1 स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 200। ठीक है, ये नीचे में आ जाएगा 10 और ये 200 इधर चला जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 इंटू 20। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 144 का 12 हो जाएगा और अंडर रूट में 20। ठीक है, 144 का कितना हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा और 20 के रूट में ही रह पाएगा, इसका चूँकि स्क्वायर रूट हट नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालते। कैसे निकालेंगे, अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो 12 इंटू रूट 20, इसको सॉल्व करने पर आता है 53.66। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है हमको 53.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास V1 का वैल्यू आ गया 53.65 मीटर पर सेकेंड। तो V1 मतलब हो गया 53.65 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से जब 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आएंगे तो उनका स्पीड कितना हो जाएगा, 53.65 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक बार आंसर मिला देते हैं 69 का, क्या यही आंसर है 69 का। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके 53.65 को 54 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। यहाँ से जो टर्म आया, यहाँ से तो बस कैलकुलेशन का ही पार्ट आ गया, सबका वैल्यू डाल दिए और V1 का वैल्यू निकाल के स्क्वायर रूट लगा दिए इधर। तो इस तरह से V1 बराबर हो गया 53.65 मीटर पर सेकेंड। 69 भी जो क्वेश्चन था 68 के ही तरह था। ठीक है, कोई अंतर नहीं था ज़्यादा। तो 69 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 70 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, 2 सैंपल ऑफ HCl इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 इंटू 10⁻³ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कितना है HCl का, जो HCl है मॉलिक्यूल्स वो H प्लस एंड Cl माइनस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और ये H प्लस Cl माइनस आपस में एक डाइपोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट, जिसको मैं P से डिनोट करता हूँ डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना दे रखा है, 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर Cm। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन ए मॉलिक्यूल एक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये HCl एक डाइपोल मोमेंट जनरेट करता है जिसका डाइपोल मोमेंट ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन ए मॉलिक्यूल। तो देखो भाई कैसे बनेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और कोई भी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहता है तो ये -Q और ये +Q होता है। ठीक है, तो जब वो इसके अलोंग रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत तब हो जाता है -Q और +Q। तो इस केस में कोई टॉर्क नहीं लगता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस केस में टॉर्क कितना हो जाता है, 0। लेकिन इसी केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल क्या करे, कुछ एंगल बना ले, वो एंगल क्या हो जाए, थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाए +Q और यहाँ पे क्या आ जाए -Q। यहाँ पे क्या -Q +Q का सेम डायरेक्शन है, जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ डाइपोल क्या एंगल बना लेता है, थीटा। तो टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूँ P × E। ठीक है, जब कोई भी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री एंगल बना दे, थीटा, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है, P sin थीटा। वेक्टर फॉर्म बताना है तो P × E होता है। तो ये सिंपली टॉर्क हो गया। अब टॉर्क हमसे पूछा है मैक्सिमम कब लगेगा, तो मैक्सिमम लगने के लिए sin थीटा को कितना होना होगा, 1। मिनिमम कितना लग सकता है, 0। तो हमसे पूछा मैक्सिमम कितना लगेगा, तो मैक्सिमम होने के लिए sin थीटा को मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा PE। ठीक है, PE का वैल्यू पता है, P डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻³ अच्छा, E का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁴।
तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 की पावर -26। अब आता है 3.4 इंटू 2.5। तो हम अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, बाकी मैनुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 3.4 इंटू 2.5, मैनुअल प्रैक्टिस करने का आदत रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, गुना करते करते बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन सीख जाओगे, कितना जल्दी जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी सीखोगे। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना लगेगा, 8.5 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर, ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टॉर्क मैक्सिमम पूछा गया था तो मल्टीप्लाई कर दे पी इसके, आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा 70 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 71 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग अपोजिट चार्जेस 2 × 10⁻⁶ और -2 × 10⁻⁶ आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है, दूसरा क्या है माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो क्यू का वैल्यू कितना है, 2 × 10 की पावर -6 कूलाम, 2 × 10 की पावर -6 कूलाम है, ठीक है। ये इसका चार्ज है, ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व कर रहे हैं। हमसे पूछा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। तो डायपोल मोमेंट इन दोनों पेयर का कितना हो जाएगा, तो -q से +q इसका डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का p का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट q इंटू d, और d बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो q कितना है 2 × 10 की पावर -6 और d कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 × 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली p बराबर QD, जो हमारा क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 × 10 की पावर -8 कूलाम मीटर आ गया। सिंपली डायपोल मोमेंट निकालना था तो P = QD कर दिए। तो 71 का ये A पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम B पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। B पार्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axis of the dipole 1 meter away from the center. Calculate the electric field at the point on the perpendicular bisector of the dipole 1 meter away from the center. ठीक है, तो 71 का जो हमारे पास आंसर आया था, कितना है 71 का आंसर, 2 × 10 की पावर -8, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, सिंपल डायपोल मोमेंट पूछा था। अब हमको 71 का बी पार्ट में क्या पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये डायपोल मोमेंट है, -q से +q की तरफ है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा गया कि हमारे पास एक डायपोल, ये है डायपोल मोमेंट है -q से +q, और पूछा जाए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल का मतलब क्या है कि -q है +q है, तो एक्सिस ऑफ डायपोल यही हो गया, इसी लाइन के लॉन्ग होगा एक्सिस ऑफ डायपोल। इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिसको मैं बोल देता हूँ x, कोई पॉइंट क्या x है, ये इसका सेंटर हो गया। डायपोल मोमेंट का सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है, तो इसके सेंटर से x, इसके एक्सिस के लॉन्ग ही जो पॉइंट है क्या है कि electric field at a point on the axis of the dipole 1 centimeter away from the axis of the dipole 1 centimeter away from the center। मतलब इसी के एक्सिस पर, इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो -q +q डायपोल मोमेंट बना रहा है, और इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर ही 1 सेंटीमीटर पे हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इस डायपोल के एक्सिस पर ही उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है E = 2kp/r³, ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब पॉइंट इसके एक्सिस पर ही हो, जब पॉइंट डायपोल के एक्सिस पर, ये डायपोल का एक्सिस है ना, इसी पर ये एक्सिस पर ही पॉइंट है, और r डिस्टेंस कहाँ से, तो इसके सेंटर से, ठीक है। r डिस्टेंस कहाँ से, इसके सेंटर से। तो मैं सबका वैल्यू लिख देता हूँ 2, k की जगह क्या दूंगा 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। p क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किए कितना है 2 × 10 की पावर -8,
अच्छा ये आर क्यूब है, तो आर क्यूब 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, और ओवरऑल का पावर 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना, इस तरह से ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 इंटू 10 की पावर, अच्छा एक मिनट, ये 10 की पावर -8 है ना, और 10 की पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 10, और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब है कि डायपोल के द्वारा इसके सेंटर से इसके एक्सिस के अलोंग ही जो पॉइंट होगा वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 36 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। चेक कर लेते हैं क्या 76 का बी का पार्ट का ये आंसर है, 360 न्यूटन पर कूलाम है। इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 2 kp 10 की पावर -8 है, तो टू इंटू 10 की पावर -6, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है 1 सेंटीमीटर है, तो 2 QD, तो 2 की पावर -6 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है 2 kp, R = 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, P का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -8, तो 10 की पावर 9, 8 बन जाएगा 360। अच्छा क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आता है वो 36 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम आता है, ठीक है। ये जब हम R = 1 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यदि गौर करो R = यदि मैं 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर ले लूँ, 1 मीटर ले लूँ तो ये 10 की पावर -2 तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब आंसर 360 हो जाता है, ठीक है। तो यदि मैं R की जगह 1 मीटर ले लूँ तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 36 इंटू 10 है ही, और नीचे कितना 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो इस तरह से 360 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने R की जगह 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो आंसर 36 इंटू 10 की पावर 7 है, लेकिन R की जगह यदि 1 मीटर ले लेता हूँ तो आंसर कितना हो जाता है 360 न्यूटन पर कूलाम होता है। तो इसका मतलब है कि R = 1 मीटर लेने पर हमको ये आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 kp डिवाइडेड बाय R³ होता है यदि मुझे एक्सिस पर किसी पॉइंट पे क्या बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो। अब मैं क्या करता हूँ इसके C पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो ये B पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। R = 1 मीटर लेते हैं तब 360 आएगा, लेकिन R = 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब C पार्ट सॉल्व करते हैं। C पार्ट में है क्या, C पार्ट कर रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये 1 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर ही है, 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है, 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है। चूंकि सेकंड पार्ट में तो जो लास्ट C पार्ट है 70 का उसमें 1 मीटर अवे फ्रॉम है, तो मुझे लग रहा है कि ये 72 का भी उसमें भी 1 मीटर अवे फ्रॉम होगा। जब 1 मीटर अवे फ्रॉम हो जाएगा तो 360 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला चेंज हो रहा है। 1 सेंटीमीटर के लिए आंसर ये हो जाएगा, 1 मीटर के लिए आंसर ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द डायपोल, ठीक है। ये दोनों जो डायपोल हैं -Q और ये +Q, -Q +Q, इसका जो बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरह का लाइन होगा, ठीक है। जो दोनों के मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा। इसके बाइसेक्टर हो गया, और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो मान लिया ये पॉइंट Y है 1 मीटर, तो हमको यहाँ पे क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये अलोंग द एक्सिस था, यहाँ पे बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे जो सेंटर से कितना दूरी पर है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। यहाँ पर कहाँ से, यहाँ से इस सेंटर से 1 मीटर था, 1 मीटर के लिए ये आंसर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के लिए आंसर ये हो जाएगा। तो सेंटर से 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर पूछ रहा है इसके जो डायपोल है उसके बाइसेक्टर पर, लेकिन उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर 1 मीटर पे। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है E = kp/R³। R कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया था, तो सेंटर से मेजर किया था, तो R = 1 मीटर हो जाएगा। तो kp कितना आएगा, तो 9 × 10 की पावर 9। P का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 2 की पावर -8, और डिस्टेंस कितना है सेंटर से 1 मीटर, तो R³ का 1, तो ये हो जाएगा 1Q। तो इस तरह हो जाएगा 9 दूनी 18, और 10 की पावर -8 है, 10 की पावर 9 तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 180 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो इस तरह से बाइसेक्टर वाले एक्सिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसके सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर इस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 180 न्यूटन
पर कूलम आएगा। इसका फॉर्मूला E इक्वल टू kp/r⁴। जब मुझे बाइसेक्टर के लिए निकालना हो, यदि इसी के एक्सिस पे निकालना हो तो 2kp/r³ हो जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, बहुत आसान हो जाएगा, बार बार इसको पूरा ड्राइव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में सिंपली इसको अप्लाई करने पर ही आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं दे सकता है। बहुत सिंपल है, जेईई मेंस नीट में इस तरह क्वेश्चन आते ही जाते रहते हैं और इस तरह क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी। सेंटर से डिस्टेंस r मेजर किया जाता है, p दोनों का कॉम्बिनेशन का डायपोल होता है, बाकी सबका वैल्यू पुट कर दो। ये बाइसेक्टर के लिए होता है, जो इसका बाइसेक्टर एक्सिस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस जो उसके लिए है, ये अलोंग द एक्सिस के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से 71 का A B C तीनों पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम 72 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 72? 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, वर्टेक्स पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर 3 चार्जेस है। यहाँ पर कितना है, -q चार्जेस है, यहाँ पर कितना है 2q चार्जेस है, और यहाँ पर कितना है -q चार्जेस है। ये डिस्टेंस d है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, और तीनों डिस्टेंस d हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों चार्जों के कॉम्बिनेशन के कारण हमें क्या बताना है, डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन तीनों चार्जों के कारण क्या होगा कि क्या डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूरे सिस्टम के कारण। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ 2q चार्ज है, या -q चार्ज है, या -q चार्ज है। देखो चार्जों को जो है, चार्जों को हम क्या कर सकते हैं कि चार्ज जो होता है हमेशा, कोई भी चार्ज हो वो क्या होता है n इंटू इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसका क्या होता है, इंटीजर्स होता है, मतलब मल्टीपल इंटीजर्स होता है। मतलब जो भी चार्ज होगा कोई भी, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का मतलब यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो कहने का मतलब है वो उसका चार्ज बन जाएगा। शॉर्टली ये कहने का मतलब है कि n का वैल्यू हमेशा इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू ऐसा नहीं कर सकते कि 0.5 इलेक्ट्रॉन है या 2.5 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या n का वैल्यू इंटीजर होगा तो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, n का मल्टीपल होगा, उसको सॉरी e का मल्टीपल हो जाएगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इस तरह से मतलब हमेशा हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको डेसिमल फॉर्म में। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो -q है तो -q रहेगा, ये -q है तो -q रहेगा। इसको ऐसे देखो कि यहाँ के लिए q चार्ज और ये भी q चार्ज है, ये 2q चार्ज है, ठीक है, यही 2q चार्ज है, q, ठीक है, आपस में बहुत नज़दीक रखे हैं, तो ये 2q की तरह, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण एक डायपोल बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण एक डायपोल बनेगा जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q की तरफ, तो इन दोनों के कारण एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इन दोनों के कारण कॉम्बिनेशन बैठा है -q + q, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, डायरेक्शन -q से +q की तरफ, तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, समझ रहे हो। ये जो 2q चार्जेस है उसको ऐसे देखो कि q चार्जेस यहाँ पर है, q चार्जेस यहाँ पर है तो एक्चुअल में 2q ही, तो ये 2q इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि ये q के साथ -q के साथ एक डायपोल बना लेता है, ये -q के साथ एक डायपोल बना लेता है, तो अभी भी इसका एग्जिस्टेंस 2q के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अच्छा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, d है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, तो इसका मतलब है कि p बराबर में क्या लिख सकता हूँ, p जो डायपोल मोमेंट है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, डायपोल मोमेंट है p बराबर लिख सकता हूँ क्या, q × d, ठीक है। तो ये भी p है और ये भी p है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इनसाइड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन वेक्टर का हो गया, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का जो भी एंगल बन रहा है उसका 2 भाग में डिवाइड करेगा, तो वो उसका पी नेट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पी नेट बराबर लिख सकते हैं कि हमको पी नेट का तो पता चल गया डायरेक्शन क्या है, तो पी नेट का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के जो एंगल है उसको इक्वली डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये कुछ क्या करेगा, 60 डिग्री इक्वली 30 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये पी नेट का डायरेक्शन हो गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड बताना है,
तो पी नेट बराबर क्या लिखूंगा, नेट इक्विवेलेंट, पी नेट क्या है, इक्विवेलेंट डायपोल ऑफ द सिस्टम है, इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट ऑफ द डायपोल सिस्टम पूछा ना, इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम के कारण जो है पी नेट है। तो पी नेट निकालेंगे कैसे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड पी पी है और दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए भी पी है बी भी पी है, कॉस थीटा, थीटा कितना 60, तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 से 1/2 कट जाएगा। तो इस तरह से ही हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर। तो पी नेट क्या लिख सकता हूँ मैं, पी नेट लिख सकता हूँ, अच्छा p बाहर आ जाएगा तो p बाहर हो जाएगा और √3, p बाहर हो जाएगा और बाकी √3। अच्छा p इक्वल टू क्या लिखे थे, p इक्वल टू लिखे थे QD, p इक्वल टू क्या लिखे थे QD, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ QD इंटू √3, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट है, या फिर मैं कह सकता हूँ फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, वो हो जाएगा QD इंटू √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको 2 भाग में डिवाइड करके सोचना है इस तरह से कि ये Q इसके साथ डायपोल बना ले, ये Q इसके साथ डायपोल बना ले, और इन दोनों का सिंपली हम डायपोल मोमेंट निकाल दिए हैं। तो कैसे निकाला है, एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है डायपोल का, तो दोनों के बीच का एंगल का यूज करके रिजल्टेंट निकाल लिए, और मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 72 अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से इसका सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 73 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इन कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह का क्वेश्चन है, इसमें एक पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट है। इसमें क्या है कि जो D है ग्रेटर देन A है, मतलब D जो है A से बहुत बड़ा है, D क्या है A से बहुत बड़ा है। हमको P पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास एक चार्ज दे रखा है, ठीक है, वो चार्ज क्या कितना है Q है, कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये P पॉइंट है, ऐसा नहीं समझा जाए कि ये P डायपोल है, क्योंकि डायपोल के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो भी P होता है, और यहाँ पे P पॉइंट है। तो पॉइंट चार्ज के कारण उससे D डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, EP बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये लिखूंगा मैं KQ/d², जिस क्योंकि इसे D दूरी पर है तो ये KQ/d²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4πε0 Q/d², ठीक है। तो इस तरह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण ये होता है KQ/d²। सिंपली क्वेश्चन था, तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट पूछ रहा है, अच्छा एक और चीज़ है कि 2QA बराबर P लेना है, 2QA बराबर हमको P लेना है। एक्चुअल में ये डायपोल है, ठीक है, P इक्वल्स टू 2Q इंटू A है, ये क्या है डायपोल है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है, डायपोल मोमेंट है। तो अब ये क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का क्या है, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का 73 का ए पार्ट हो चुका है, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है, हमारे पास 2 चार्ज है, -Q + Q नीचे और उसे D डिस्टेंस पे है, तो उसके मिड पॉइंट से D डिस्टेंस पर। तो कहने का मतलब है कुछ इस तरह का है, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास, ये रहा। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -Q चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है A। अच्छा दोनों के जो मिड पॉइंट है उसे D डिस्टेंस पर P पॉइंट है, ठीक है, ये D डिस्टेंस पर P पॉइंट है, P पॉइंट है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, A है, और ये भी डिस्टेंस कितना है, A है। तो कुछ, अच्छा ये पूरा डिस्टेंस कितना है, D है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमको पहले से पता है कि ये जो D वैल्यू है वो A से क्या है, बहुत बड़ा, जो D वैल्यू है A से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है जो -Q और +Q है दोनों एक दूसरे पे 2A डिस्टेंस पर है, तो एक दूसरे
से कितना डिस्टेंस पर है, माइनस क्यू, और क्यू कितना डिस्टेंस पर है, 2a डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि ये दोनों चार्ज एक तरह से किसका निर्माण करेंगे, डायपोल का निर्माण करेंगे। तो ये एक तरह से डायपोल हो गया। अच्छा ये डायपोल हो गया, तो ये डायपोल वाला क्या हो गया, एक्सिस हो गया। डायपोल का डायरेक्शन क्या था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये डायपोल का एक्सिस हो गया। अच्छा डायपोल के बाइसेक्टर जो है वो ये हो गया, क्योंकि डायपोल को इक्वली पार्ट में ये मतलब ये डायपोल का जो सेंटर है वो ये हो गया, और ये बाइसेक्टर वाले एक्सिस पर पॉइंट P हमारा स्थित है। ये जो पॉइंट P है डायपोल का जो बाइसेक्टर वाला एक्सिस है उसी पर ये क्या है, सिचुएटेड है, मतलब पॉइंट P है, ठीक है। और डायपोल के सेंटर से d डिस्टेंस पर है, और वो किस डायरेक्शन में है, बाइसेक्टर एक्सिस के अलोंग है। तो इसके लिए हमको जो फॉर्मूला होता है, किसी भी डायपोल के कारण उसके बाइसेक्टर एक्सिस पर उसके सेंटर से d डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है k इंटू पी डिवाइडेड बाई डी क्यू होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। किसी भी डायपोल के कारण उसके बाइसेक्टर एक्सिस पर उसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से d डिस्टेंस पर किसी भी p पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp डिवाइडेड बाई डी क्यू। अच्छा p क्या है, तो p होता है डायपोल मोमेंट। p क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो p को p रहने देते हैं। अच्छा तो p को p रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये k का लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p डी क्यू। अच्छा डायपोल मोमेंट P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो P की जगह मैं लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू 2QA, तो P की जगह मैं 2QA भी लिख सकता हूँ, अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो इस तरह से इन दोनों चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन P डिवाइडेड बाई डी क्यू, और P बराबर क्या है, 2QA है। ये डायपोल मोमेंट है, और माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण जो रिजल्ट P पर आएगा वो भी इतना ही आएगा। ये एक तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हमको ध्यान रखना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त। ये रिजल्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से बाइसेक्टर एक्सिस पे, जो डायपोल का बाइसेक्टर एक्सिस है उस पे उसके डायपोल के सेंटर से d डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, kp बाई डी क्यू। यदि यही डिस्टेंस डायपोल के एक्सिस पर हो जाता तो इसके लिए यहाँ पे 2kp डिवाइडेड बाई डी क्यू यूज करते हैं फॉर्मूला। तो इस तरह से ये सिंपली सॉल्व हो जाता है, यदि फॉर्मूला याद रहो तो। बाकी बहुत लेंदी कैलकुलेशन बन जाएगा। तो इस तरह 73 का बी पार्ट सॉल्व हो चुका है। आंसर मिला लेते हैं 73 का ए का और बी का। तो 73 का ए का आंसर यही है, q/4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर, और बी पार्ट का आंसर है p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू, ठीक है। तो ये मिल गया। अच्छा ये सब कुछ तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका डायरेक्शन भी तो बता दो, ये तो डायरेक्शन बता देते हैं सिंपली। कैसे, तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे जोड़ने पर कुछ इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। ये माइनस क्यू चार्ज है तो अपनी तरफ ये क्या करेगा, खींचेगा। ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर जाएगा। तो इन दोनों के कारण क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा माइनस क्यू के कारण, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। क्यू के कारण डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट अप, इसके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, ये a है ये d है, तो ये डिस्टेंस यदि r मान ले तो r बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये r बराबर यदि मान लो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ई नेट ई पी पर इस तरह का डायरेक्शन में होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि P पॉइंट पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो इस तरह B पार्ट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये अलग अलग डायरेक्शन है। अब हम सॉल्व करते हैं, इसका C पार्ट सॉल्व करते हैं। 73 का C पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो C पार्ट में क्या कह रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज है। एक तरह से यदि माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक साथ में ले लूँ तो ये एक तरह से डायपोल बनाता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। और अभी भी ये डिस्टेंस कितना a है, और ये डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस है, ठीक है। ये माइनस क्यू है, सेंटर पे क्यू है, और यहाँ पे क्यू प्लस क्यू है। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आपस में क्या बना रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं, ठीक है। और ये प्लस क्यू को मैं अभी के लिए भूल जाता हूँ कि प्लस क्यू का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ठीक है।
तो हमको और यहाँ पर फिर से पी पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। अब अभी भी ये डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है। अच्छा देखा जाए तो यदि मैं इस प्लस क्यू को, एक मिनट, इस प्लस क्यू को क्या करूँ, मैं इस प्लस क्यू को भूल जाऊँ थोड़ा देर के लिए, इस प्लस क्यू को मैं क्या करूँ थोड़ा देर के लिए भूल जाऊँ, तो क्वेश्चन 73 का बी पार्ट जैसा ही हो गया, जिसका रिजल्टेंट ये आया और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आया। तो यदि मैं इन दोनों का कारण जो कंसीडर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायपोल के कारण, तो मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के कॉम्बिनेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मैं उसको E1 बोल रहा हूँ। माइनस क्यू और प्लस क्यू के कॉम्बिनेशन जो डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, E1 बराबर मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं E1 बोल दिया, जिसका डायरेक्शन पहले से पता है क्या है, इस डायरेक्शन में होता है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इसके कारण मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के पी डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करता हूँ इस प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ E2, ये हो जाएगा E1, ठीक है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण जो डायपोल बना रहा है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा। तो E2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q, ये जो Q चार्ज है प्लस Q चार्ज है, तो इस तरह से E नेट क्या होगा, तो E1 E2 एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो E नेट क्या होगा, EP क्या होगा, EP लिख सकता हूं मैं, EP लिख सकता हूं अंडर रूट, अच्छा पहले E2 लिख लेता हूं, E2 क्या होगा, तो E2 होगा KQ बाय पॉइंट चार्ज ऐसे D डिस्टेंस पर है तो D स्क्वायर, ठीक है। EP बराबर में क्या लिख सकता हूँ, EP बराबर लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। E1 निकाल लिए, इन दोनों डायपोल के कारण मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख दिए KP बाई डी क्यू, E2 लिख दिए इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दिए E2, तो KP बाई डी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या है, EP है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो EP बराबर लिख देंगे अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, सबका वैल्यू लिख देता हूँ। अच्छा तो P का वैल्यू तो हमको पहले से पता है, ये जो P डायपोल मोमेंट है P बराबर में 2QA भी दे सकता हूँ क्या, तो एक बार आंसर में देखता हूँ कि P के स्क्वायर के फॉर्म में है कि Q के फॉर्म में है, तो आंसर में P स्क्वायर के फॉर्म में, तो P को P के जैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, अच्छा EP क्या है, EP है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो EP बराबर मैं लिख सकता हूँ, अच्छा तो अंडर रूट में लिखूंगा KQ डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस KP बाई डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सब अंडर रूट में सबका स्क्वायर करके जोड़ दिए। अब देखो इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए, तब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी डी क्यू बना देता हूँ, तो ऊपर में डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज़ को लिखने के लिए क्या करता हूँ, इस पार्ट को मिटा देता हूँ, जो 72 का बी पार्ट उसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 73 का ए पार्ट हो चुका है, बी पार्ट हो गया, सी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेशन के लिए मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, जो 73 का बी पार्ट है। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, EP बराबर लिख सकते हैं, EP बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ये क्या है टर्म, KQ बाई डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस KP डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। EP जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे, वो हम लिख रहे हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, DQ कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको और अच्छा से लिख देते हैं कि KQD, ठीक है। तो नीचे क्या करना होगा, DQ का स्क्वायर KP का DQ का स्क्वायर, ठीक है। तो DQ नीचे भी है, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो सब स्क्वायर में ही रहेगा, तो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा K और DQ, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, QA स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अच्छा K की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और डी क्यू, ठीक है, और अंडर रूट में हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/4πε0 1/dq इंटू में आ जाएगा ऊपर में क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। 73 का ये सी पार्ट का आंसर था। क्या ये आंसर है? हाँ यही आंसर है। पी क्या है? तो पी मोमेंट है, डायपोल मोमेंट। किसके कारण? तो -q + q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है। तो इस केस में डायपोल के कारण प्लस ये जो वेक्टर है q जो पॉइंट चार्ज है इसके कारण, यहाँ पे तो दोनों का इफेक्ट ऐड करके हमने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। तो ये क्या हो रहा है, E2 पॉइंट चार्ज के कारण और E1 किसके कारण, डायपोल के कारण। ये पूरा कैलकुलेशन इस तरह का। तो सी पार्ट का ये आंसर रहा। ए पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, बी पार्ट इस सेक्शन में सॉल्व किए थे, सी पार्ट को यहाँ सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ तक कैलकुलेशन तक पहुँचे, थोड़ा और चाहिए था हमें कैलकुलेशन अच्छे से करने के लिए। तो हमने क्या किया, बी पार्ट में जो सोल्यूशन उसको मिटा दिए। तो इस तरह 73 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा एक एक स्टेप को हम लोग लिख करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हो। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में जब भी दिक्कत हो वहाँ रिवर्स जाकर चेक कर सकते हो वीडियो को। तो इस तरह हमारा 73 कंप्लीट होता है। अब हम 74 सॉल्व करते हैं। करेंगे मतलब हमारे पास एक लाइट रॉड है। क्वेश्चन नंबर ये 74 है। लाइट रॉड का मतलब होता है मासलेस रॉड। ठीक है, तो एक तरह से ये रॉड है और यहाँ पे एक दो स्मॉल मास m का क्या है, चार्ज है। एक +q है और दूसरा क्या है, -q है। ठीक है, अच्छा रॉड का लेंथ दे रखा है क्या, तो लेंथ ऑफ रॉड इज a। तो ये जो डिस्टेंस कितना है, a है। ठीक है, एक रॉड है, मासलेस रॉड है, उसके दोनों एंड पॉइंट पे क्या कर दिए, दो चार्ज रख दिए, +q -q और फिक्स कर दिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, a है, चूंकि लेंथ ऑफ रॉड a है। ठीक है, एंड पॉइंट पे जोड़ा गया और ये दोनों क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में दे रखा है। आगे क्या है, द रॉड इज क्लैंपेड एट द एंड एट एन एंड, मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं। तो इसको ऐसा लिखता हूँ, ये -q है और ये +q है। ठीक रहेगा, क्योंकि अब डायपोल फॉर्म करने के लिए डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q होता है। ठीक है, तो द रॉड इज क्लैंपेड एट एन एंड इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो लाइन है, द रॉड इज क्लैंपेड एट एन एंड, मतलब एक ही एंड को मैं क्या करता हूँ, क्लैम्प करता हूँ, मतलब फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्सिस ऑफ डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये तो हमारे पास डायपोल का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह, -q से +q, ये तो हो गया डायपोल का डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यदि हॉरिजॉन्टल है तो डायपोल का भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो क्या, द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज नेगलेक्टिंग ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, हमको कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि यदि मैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है और डायपोल मोमेंट है -q +q है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। इसको क्या करते हैं, एक पॉइंट तो फिक्स करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, किसी एक पॉइंट के अबाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है। कहने का मतलब है कुछ इस तरह का सिचुएशन है। देखो कुछ इस तरह का सिचुएशन है, इसी चीज़ को मैं ऐसे में लिख रहा हूँ, इसी चीज़ को। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास +q है तो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। कहने का मतलब है थोड़ा सा एंगल बना दिया, तो ये -q है। ठीक है, ऐसे रहता अलोंग, मतलब जो डायपोल है हॉरिजॉन्टली है। अब मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा घुमा देता हूँ छोटे से एंगल थीटा से। ठीक है, अभी भी डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का a है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, -q से +q है। तो थोड़ा सा एंगल अब बनाने लगा थीटा। ठीक है, तो हल्का सा ये थीटा ऊपर गया है और हल्का सा थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट पे क्या किया गया, फिक्स किया गया। कोई भी एक पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ +q को फिक्स कर दिए। ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया एक तरह से, लाइट रॉड से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, इस तरह का कुछ SHM होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डायपोल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई डायपोल रहता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है, P×E। ठीक है, डायपोल पे लगने वाला टॉर्क क्या होता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है P×E। यदि मैं टॉर्क को लिखना चाहूँ तो PE sin थीटा लिख सकता हूँ। डायपोल पे लगने वाला टॉर्क क्या है, PE sin थीटा। ठीक है, और sin थीटा क्या है,
साइन थीटा में ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल, तो यही थीटा है। इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो ठीक है, इसको हल्का सा आगे बढ़ा देता हूँ, लेकिन हमारा डायपोल तो यही है, बस मैं इसको एंगल के लिए बढ़ा दिया हूँ, यही एंगल जो है वो भी एंगल यही सेम है, थीटा। ठीक है, इस तरह से पता चल गया कि डायपोल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ कि ये क्या कर सकता है, यहाँ पे हो जाए कुछ इस तरह क्यू, और नीचे यहाँ पे क्या कर दे, एंगल थीटा बना ले। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे थीटा नीचे भी बना सकता है, तो किसी भी तरह से बना सकता है, बस एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बन रहा है। तो टॉर्क कितना लगने वाला इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इस डायपोल पे लगेगा टॉर्क पीई साइन थीटा लगेगा। अच्छा, टॉर्क पी साइन थीटा है, और थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा सा है। तो मैं टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क को लिख सकता हूँ पीई। अच्छा, जब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट थीटा के ही बराबर हो जाता है। जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो साइन थीटा थीटा बराबर होता है, तो ये टॉर्क बराबर हो जाएगा पीई थीटा। ये रिजल्ट यहाँ से मिलता है। जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा बन जाता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पीई थीटा। अच्छा, टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क बराबर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, पता है क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। अब टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, आई क्या होता है, इनर्शिया, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनर्शिया क्या मैं लिखूंगा, सिस्टम का, तो देखो इनर्शिया क्या लिखता हूँ, सिस्टम का। तो देखो ये क्या पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, मोशन हो रहा है, ऐसे 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 मोशन हो रहा है, एसएचएम कुछ एसएचएम मोशन हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जा रहा है, कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। नीचे की तरफ यदि मिला दूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस की हो जाएगा। तो इसी तरह कुछ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, इसी तरह कुछ सिचुएशन बन रहा है। ये क्या कर रहा है, नीचे ऊपर इस तरह का हो रहा है। ठीक है, तो इसके अबाउट फिक्स है, तो इसका भी मास, सबका इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो चार्ज क्यू है, इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जो एक्सिस इसे पास हो रहा है वो इसी पर एक्सिस पे चार्ज है, तो उसका इनर्शिया 0। और ये इसे कितना दूरी पर है, a डिस्टेंस पर है, तो मैं लिख सकता हूँ ma²। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सिस्टम का मैं इनर्शिया लिख दिया हूँ ma²। ठीक है, ये जो एक्सिस इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये नीचे ऊपर जा रहा है थीटा एंगल के साथ। ठीक है, ये एक फिक्स है, दूसरा ऊपर नीचे जा रहा है थीटा एंगल के साथ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो आई बराबर क्या हो गया, ma²। ठीक है, अच्छा अल्फा मैं क्या करता हूँ, टॉर्क बराबर आई अल्फा लिख देता हूँ, और टॉर्क बराबर पी थीटा भी पता है, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा जैसे लिखा मैं, तो टॉर्क बराबर लिख देता हूँ पीई थीटा। अच्छा, आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ma² लिख सकता हूँ, और अल्फा बराबर अल्फा। अच्छा, पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, किसका, तो -q + q चार्ज का। तो डायपोल मोमेंट क्या लिख सकता हूँ, p बराबर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a है, तो चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। p क्या है, डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट है, तो p का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ q × a e थीटा, और ये हो जाएगा ma² अल्फा। तो a² से एक a कट जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया हमको, QE, नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा, ma और इंटू थीटा। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, QE डिवाइडेड बाय ma इंटू थीटा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा अल्फा बराबर एक और फॉर्मूला होता है d2²। अल्फा बराबर होता है, अल्फा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, QE/ma थीटा होता है। ठीक है, तो टॉर्क बराबर QE/ma थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, हमको तो ये बताना है कि यदि एसएचएम में कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ फिक्स है, ये वाला चार्ज ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपली टॉर्क बराबर पी थीटा लिखे, फिर थीटा स्मॉल हो गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया। और टॉर्क बराबर पता है आई अल्फा होता है, आई अल्फा, तो आई क्या है, इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है। इनर्शिया सिस्टम में क्या है, -q चार्ज है, +q चार्ज है, और ये +q चार्ज फिक्स है, तो इसी एक्सिस पर आ गया, इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसी एक्सिस पर ही चार्ज आ गया, तो इसका इनर्शिया 0। लेकिन इससे कितना डिस्टेंस है, a पे है, तो ma² हो गया, तो 0 + ma², तो पूरे सिस्टम का कितना इनर्शिया हो गया, ma²। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ये जो एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, टॉ = आई अल्फा लिख दिया, टॉ का फिर पी थीटा लिख दिया, साइन थीटा की जगह
थीटा लिख दिया, पी थीटा। तो इस तरह से अल्फा बराबर क्या हो गया, क्यू ई एम ए इक्वल्स टू थीटा आ गया। अच्छा, जब एस एच एम करता है तो उसके लिए कंडीशन बन जाता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर एस एच एम के लिए कंडीशन बन जाता है। हम एस एच एम यदि कोई बॉडी करता है तो उसके लिए कंडीशन होता है अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये एंगुलर एस एच एम का पार्ट है। यदि लीनियर रहता है तो क्या होता है, एक्सलेशन ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और ये एंगुलर है तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि अल्फा बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये एंगुलर एस एच एम कर रहा है तो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा है, तो एंगुलर एस एच एम का एक कंडीशन होता है। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये पूरे टर्म के बराबर, और थीटा थीटा ये हो गया। तो कंपेयर करने पर हमको ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया, क्यू ई बाई एम ए। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, और टी जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई। टी इधर चला जाएगा और ओमेगा नीचे आ जाएगा और ये अंडर रूट में हो जाएगा फिर सॉल्व करने पर एम ए डिवाइडेड बाई क्यू ई। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, एस एच एम का एंगुलर एस एच एम है, वही उसका टाइम पीरियड हो गया। ये एंगुलर एस एच एम का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये एंगुलर एस एच एम का टाइम पीरियड हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई डाइपोल में यदि मैं एक कोई भी चार्ज को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, लेकिन हल्का सा टिल्ट देने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, कुछ अब एंगल बना रहा है। अब जो कुछ एंगल बना रहा है उसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अभी थीटा ऊपर भी बना सकता है, नीचे बना सकता है, ऊपर नीचे ये एसएचएम करेगा। ये एसएचएम एंगुलर एसएचएम है, और एंगुलर एसएचएम आया तो कंडीशन क्या होता है, एंगुलर एसएचएम का अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। लीनियर एसएचएम हो जाता तो अल्फा की जगह क्या बन जाता है, ए, तो ए इक्वल्स टू हो जाता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। और कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन का तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ओमेगा इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर 2 पाई, और नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू तो ये आ जाएगा रूट में क्यू बाई एम ए आ जाएगा, लेकिन नीचे जा रहा है तो ये सब कुछ पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा एम ए और नीचे आ जाएगा क्यू ई। तो इस तरह से एंगुलर एस एच एम कर रहा है ये डाइपोल, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम ए डिवाइडेड बाई क्यू ई। तो एक बार 74 का जो आंसर है उसको मैच कर लेते हैं कि क्या यही आंसर है 74 का। तो 74 का आंसर यही है। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप पहुँचे हैं यहाँ तक, कोई भी स्टेप हम स्किप नहीं किए हैं, और अच्छा क्वेश्चन था, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है कि ये टॉर्क का हम इक्वेशन यूज किए, फिर हमको ये पता होना चाहिए एंगुलर सिस्टम का क्या कंडीशन होता है, और बाकी सिंपल हो गया, सॉल्यूशन टाइम पीरियड निकल जाता तब तो केवल कैलकुलेशन ही बचता है। तो इस तरह हमारा 74 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 75 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन 75, देखते हैं। एज्यूम ईच एटम इन ए कॉपर वायर कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कॉपर का क्या है, जो ईच एटम है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ईच एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कह सकते हैं। मतलब कॉपर का जो है ईच एटम ईच इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जितना एटम्स होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वाइल हैविंग ए मास ऑफ 6.4 ग्राम। टेक द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर टू बी 64 ग्राम पर मोल। तो हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो गिवन मास कितना है कॉपर का, गिवन मास है कॉपर का कितना, 6.4 ग्राम है, इतना मास है हमारे पास। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कितना है, 64 ग्राम पर मोल है, 64 ग्राम पर मोल है। तो मोल निकाल सकते हो सिंपल, मोल ऑफ कॉपर, तो वो क्या होगा, मोल ऑफ कॉपर क्या है, गिवन मास 6.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर तो 64, तो डिवाइड करेंगे 6.4 डिवाइड बाय 64, ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब मोल ऑफ कॉपर 1/10। ये तो मास बाय मास का केस था जिसमें हम मोल्स निकाल लिए। मोल्स का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, मोल्स का फार्मूला होता है कि मोल ऑफ कॉपर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर
डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर Na क्या होता है 6 × 10⁻23। तो हमको मूल तो पता है 1/10, तो टोटल नंबर, तो इसको मैं क्या करता हूँ 1/10 के बराबर कर देता हूँ। तो 6 × 10⁻23 क्या करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर्स कितना हो जाएगा 6 × 10⁻22। ये जब सब इधर चला जाएगा तो 6 × 10⁻22, और इतना ही क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि पहले पता है कि ईच एटम्स क्या करता है, ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 6 × 10⁻22। तो इस तरह से 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर में 6 × 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 का सॉल्यूशन था। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था 29 कंप्लीट होता है, और हम 1 से लेकर के 75 तक के सभी क्वेश्चन को सफलतापूर्वक बना लिए। तो इस तरह मेरा ये जो जेरोक्स पेज है वो भी थोड़ा फट चिट गया, ये भी मतलब बोल चुका है कि चलो अब हो गया, एक राउंड कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। तो 1 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन में हमारा 75 लास्ट क्वेश्चन था। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 6.4 ग्राम में। तो हमने क्या किया, पहले मोल्स निकाल लिया, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर जब नंबर्स के फॉर्म में हो तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, वो कितना होता है 6 × 10⁻23। केमिस्ट्री में इस तरह के फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, ये सारा एटम इधर जाएगा तो 6 × 10⁻22। क्वेश्चन ने पहले बता रखा है ईच एटम्स क्या है, ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ईच एटम्स क्या है, ईच इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 6 × 10⁻22। इस तरह ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे चैप्टर को 1 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया है, और ये हमारा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज में। इस तरह 29 अब कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 30 के जो प्रॉब्लम्स है, जो गॉस लॉ है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर्स में मेरे साथ बने होंगे, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। जहाँ दिक्कत होता है उस पार्ट को क्या कर सकते हो, उस पार्ट को देख सकते हो, या जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उस पार्ट को पूरे लेक्चर सीरीज में खोज करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हो, जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा पर्पस यही रहा है कि पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट भी सीखा जाए। तो इस तरह वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सा लंबा हो चुका होगा, क्योंकि हमने पूरे प्रॉब्लम्स को डिटेल में सॉल्व किया है। चैप्टर 29 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 30 में के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिटेल सोल्यूशन फिर से देखेंगे। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट होता है।